हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। मैं आर के शर्मा। जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रात 8 बजे एसएससी 2020 के लिए जीके जीएस फुल डिस्कशन के साथ की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जीके जीएस की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर या पहली बार विजिट किए हैं, तो जितने भी क्लास छूट गई है आपकी 3 प्रैक्टिस सेट, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितनी भी क्लास हमने कराई है, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके जीएस की, जितनी भी अब तक क्लासेस हो चुके हैं उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है। वहां जाकर आप चैनल पर सारी क्लासेस रिकवर कर सकते हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग होता है और रात 8 बजे डेली जीके जीएस की क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। पीडीएफ और बुक्स मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद अंत में हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला पर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर पहला है, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, बी CnH2n-1, सी CnH2n+2, डी CnH2n+1। आप लोग इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि CnH2n+2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका किसका जलीय विलयन है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी नींबू का अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एसिटिक अम्ल। क्या जी? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी यानी एसिटिक अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर के तत्व ह्रासमान क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑप्शन ए कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, बी कैल्शियम, लोहा, सोडियम, सल्फर, सी सोडियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, डी फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म न होना किसका संकेत करता है। ऑप्शन ए हवा से नाइट्रोजन का निर्माण, बी नाइट्रोजन का द्रवीकरण, सी प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना, डी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी सम्मिश्र में परिवर्तन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए लोहे में जंग लगने पर, बी लोहे के चुंबकीकरण से, सी लोहे के पिघलने पर, डी लोहे के गर्म किए जाने पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि लोहे पर जंग लगने पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है।
ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन ई विटामिन ई। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विटामिन के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस बना होता है ऑप्शन ए धमनियों के समूह से, बी कोशिकाओं के समूह से, सी सिराओं के समूह से, डी उपयुक्त तीनों के समूह से। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कोशिकाओं के समूह से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह है ऑप्शन ए पैरामीशियम तथा ल्यूकोसोनिया, बी हाइड्रा तथा अमीबा, सी यूग्लिना तथा एस्केरिस, डी पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जी। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं ऑप्शन ए निमेशक पटल तथा रेटिन, बी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तथा पित्ताशय, सी निर्मेशक पटल तथा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, डी नाक तथा कर्ण पलव। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि निर्मेशक पटल तथा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जी। हम लोगों का 10 क्वेश्चन नंबर है तंत्रिकाएं जो संवेदों को मस्तिष्क में पहुंचाती है कहलाती है ऑप्शन ए मिश्रित नाड़ियाँ, बी चालक नाड़ियाँ, सी संवेदी नाड़ियाँ, डी संवेदी चालक नाड़ियाँ। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि संवेदी नाड़ियाँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। वायरस द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित कौन सी बीमारी होती है ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी मलेरिया, सी हैजा और डी पेचिस। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इन्फ्लुएंजा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर जी। हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है वह कौन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से वायरस को पृथक किया ऑप्शन ए इवानोवस्की, बी बिजेरिनक, सी WN स्टैनले, सी मेल्विन केल्विन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी इवानोवस्की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है ऑप्शन ए पीने के पानी को उबालकर पीना, बी पर्याप्त मात्रा में ताज़े फलों व सब्जियों को खाना, सी टीकाकृत होना, डी गर्म भोजन खाना। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी टीकाकृत होना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं ऑप्शन ए 16 दांत, बी 20 दांत, सी 24 दांत, डी 28 दांत। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 20 दांत। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर जी। हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है पीत कहाँ बनता है ऑप्शन ए छोटी आंत में, बी यकृत में, सी कलोम में, डी फेफड़ों में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
यानी कि यकृत में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्ठ के शासनकाल में, सी बृहदर्थ के शासनकाल में, डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कनिष्ठ के शासनकाल में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन है 17, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे। ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर, बी शंकराचार्य, सी रामानुज, डी वल्लभाचार्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शंकराचार्य। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी हॉलैंड, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक द्वितीय के नाम किसे जाना जाता था। अशोक द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्ठ, डी हर्षवर्धन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कनिष्ठ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मोहम्मद गजनी, सी मोहम्मद गौरी, डी मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। अब आप लोग आराम से अपने सेट को मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, आपका कितना स्टडी लेवल लो है और कितना हाई। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे साथ डेली बने रहें। हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स विथ डिस्कशन के साथ करंट अफेयर्स भी लाते हैं और जीके जीएस भी लाते हैं। तो आप मेरे साथ सुबह डेली जुड़िए, वहाँ से आपको मिलेगा करंट अफेयर्स डिस्कशन के साथ, और अभी जीके जीएस की क्लास चल रही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करने। तो हम लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन है जी, हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। एल्कोनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। क्या है एल्कोनो का प्रतिनिधित्व सामान्य सूत्र? तो ये सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, दविंद वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन किसे कहा जाता है? तो एल्कीन कहा जाता है द्विबंध, ठीक है ना, दो बॉन्ड जब रहेगा तो दो बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। ठीक है, क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है। क्या है इसका पहला सदस्य? पहला सदस्य का नाम एथीन है जो C2H4 है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। जब तीन बॉन्ड बनेगा तो तीन बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। नेक्स्ट
एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है जी? तो एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n-2। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है सबसे सरल एल्काइन एथाइन होता है। सबसे सरल कौन होता है? तो सबसे सरल होता है एल्काइन एथाइन। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। चलिए, सिरका एसिटिक का जलीय विलयन है। सिरका किसका विलयन है? तो एसिटिक का जलीय विलयन है। पॉइंट नेक्स्ट है, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। हम लोगों का जो कपड़ा होता है वो अगर रड पर या कहीं भी हम लोग उसको डाल देते हैं सूखने के लिए, तो उसमें जंग के धब्बे लग जाते हैं। उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो उस धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो हम लोग नींबू खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उस नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी। अम्लराज 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये किस रेशियो में होता है? तो अम्लराज 3:1 में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। मानव शरीर के तत्व ह्रासमान क्रम जो है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो है कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट, खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मनुष्य जो होता है, मनुष्य खनिज को भूमि से न प्राप्त करके उसको भोजन के रूप में प्राप्त करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे खनिज को जड़ से यानी कि भूमि के मदद से प्राप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है खनिज शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। खनिज का काम क्या है? तो खनिज हमारे उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण में करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व और कौन कौन से हैं? तो ये हैं लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है नाइट्रोजन का वायुमंडल में कभी खत्म न होना संकेत करता है कि प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र उपस्थित है। नाइट्रोजन वायुमंडल से क्यों खत्म नहीं हो रहा है? तो इसलिए नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र उपस्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन प्रकृति एवं कृत्रिम 2 रूप से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन जो होते हैं वो मानव निर्मित भी नाइट्रोजन है और प्राकृतिक निर्मित भी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है एजोटोबैक्टर, एजोसस पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? तो मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। कौन करती है? तो एजोटोबैक्टर, एजोसस पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कुछ जातियाँ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अनाबिना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? N2 यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है राइजोबियम तथा ब्रैडी राजोबियम। राइजोबियम तथा ब्रैडी राजोबियम आदि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 यानी कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो लोहे में पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये क्या है, लोहे पर जंग लगने पर होता है। ये एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसको है। तो रासायनिक परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, उसका पुनः चक्र संभव नहीं है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है तो वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जिसका पुनः चक्रण संभव है। अगर भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाए तो फिर से अपनी पहली अवस्था में आ सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन है जी रक्त का थका जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है। ठीक है, रक्त का थका जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त के थका बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। कौन है जी, रक्त का थका बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, तो ये है फाइब्रिनोजन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य सामान्यतः रक्त का थका 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थका कितने देर में बन जाता है, तो रक्त का थका 2 से 5 मिनट में बन जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रुधिर प्लाज्मा में प्रोथम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का नामक यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण, ठीक है ना, यकृत में विटामिन के कारण होता है। यकृत में विटामिन के कारण किन चीज़ों का विकास होता है, ठीक है, निर्माण होता है, तो रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण विटामिन के की मदद से होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जी। मेरा 7 है, ग्लोमेरुलस बना होता है, किससे बना होता है, तो कोशिकाओं के समूह से बना होता है। पॉइंट है, कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक को सम्मिलित रूप एक साथ मिला देते हैं तो इसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम है। संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी जंतुओं का समूह है सब पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी का शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी होते हैं सबका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके जीव द्रव्य में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस संघ के प्राणी पदामों, पक्षमों, कसावों द्वारा होता है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जी। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग निर्मशक पटल तथा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, अवशेषी अंग कौन से हैं? तो अवशेषी अंग मनुष्य में पाए जाने वाले निर्मशक पटल तथा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट, अवशेषी अंग जो कभी सक्रिय था लेकिन कालांतर में उसका प्रयोग कम होने लगा, अंततः निष्क्रिय हो गया। पहले के ज़माने में अवशेषी अंग जो थे वो मनुष्य के अंदर सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन मनुष्य इसका यूज कम करने लगा, इसलिए ये धीरे धीरे लुप्त हो गए, निष्क्रिय हो गए। ठीक है, क्या हो गया जी? ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तंत्रिकाएं जो संवेदों को मस्तिष्क में पहुंचाती है कहलाती है संवेदी नाड़ियाँ। क्या कहलाती है? संवेदी नाड़ियाँ कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जी। तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली होती है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जी। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। यानी कि जो तंत्रिकाएं होती है, जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है या जो तंत्रिका तंत्र होती है, अगर कहीं भी शरीर में कुछ परिवर्तन होता है तो उसका घटना हमारे विद्युत आवेगों के रूप में शरीर के अंदर प्रसारण करती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। चलिए 11 नंबर, वायरस द्वारा मनुष्य में इन्फ्लुएंजा बीमारी होता है। वायरस द्वारा कौन सा बीमारी होता है? तो वायरस द्वारा इन्फ्लुएंजा बीमारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो मिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर में फैलता है। इससे गल, सोंध, छींक, बेचैनी होती है। क्या होती है? गल, सोंध, छींक और बेचैनी होती है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। इवानोव्स्की प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से वायरस को पृथक किया। कौन पहले वैज्ञानिक थे? ये पहले वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विषाणु के खोज वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की। विषाणु का खोज कौन किया जी? तो विषाणु का खोज वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किए। कब किए? 1892 ईस्वी में किए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने तंबाकू के मोजैक रोग को सर्वप्रथम देखा। ठीक है, तंबाकू से मोजैक रोग होता है, उसको सर्वप्रथम इन्होंने देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि पॉइंट के ऊपर। इस रोग से पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है, पत्तियों को क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं। तंबाकू के अंदर जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है? मोजैक रोग हो जाता है तंबाकू पौधा के अंदर, तो इन्होंने उसका सर्वप्रथम इलाज निकाला। ठीक है, इससे क्या होता है कि तंबाकू की जो पत्तियां होती है, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय टीकाकृत होना है। अगर टाइफाइड बीमारी का संक्रमण है तो अगर टीकाकृत हो जाते हैं, हम लोग इसका टीका लगा लेते हैं, तो हम लोग इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइफाइड
लाटाइकी जीवाणु से होता है। किससे होता है जी? साल्मोनेला, ठीक है ना, टाइक यानी कि साल्मोनेलाटाइकी जीवाणु से होता है। ठीक है, किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेलाटाइकी जीवाणु से होता है। आपका नाम याद हो गया होगा जीवाणु का। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड साल्मोनेलाटाइकी जीवाणु से होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। यह रोग आंत को प्रभावित करता है। यह रोग किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैजा से ग्रस्त रोगी को लगातार दस्त और उल्टियाँ होने लगती है। अगर कोई इंसान हैजा बीमारी से ग्रसित है तो उसको लगातार दस्त और उल्टियाँ होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा किस जीवाणु से होता है? तो हैजा विब्रियो कालेरी नामक बीमारी से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, टाइफाइड रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द होता है। ठीक है, जो टाइफाइड रोगी है, जो टाइफाइड से ग्रसित है, उसको तेज बुखार, सिर दर्द इत्यादि होता है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष की आयु में 20 दांत सामान्यतः होते हैं। अगर 5 वर्ष की अवस्था में कोई बच्चा है तो उसके सामान्यतः 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, मनुष्य के कुल 20 दांत दोबारा जन्म लेते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर केवल यही 20 दांत होते हैं जो फिर से जन्म लेते हैं टूट जाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। मनुष्य में कितने जबड़े हैं? 2 जबड़े, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो 16 दांत होते हैं दोनों जबड़ों में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 2 कृदंत, इंसिसर्स, 1 रदनक, कैनिन, 2 अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर तथा 3 चवर्णक यानी कि मोलर्स दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 2 कृदंत होते हैं। कितने कृदंत होते हैं? 2 कृदंत होते हैं, 1 रदनक होते हैं, 2 अग्र चवर्णक होते हैं और 3 होते हैं चवर्णक। ठीक है, इस तरह से दांत होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। पित्त यकृत में बनता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया तो तीव्र कर देता है। ठीक है, यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पित्ताशय क्या होती है? तो पित्ताशय, जो शरीर के अंदर जो पित्ताशय होती है वो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है? तो पित्त नलिका। ठीक है, पित्त नलिका के माध्यम से आता है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जी, पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? क्षारीय द्रव्य है। किस रंग का है? तो पित्त पीले हरे रंग का है। ठीक है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है जी? 7.7। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 16 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। किनके शासनकाल में हुआ? कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ?
तो पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक केशान काल में हुआ। कब हुआ जी? दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे जी? महाकश्यप थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सब्बाकामी थे। कौन थे? सब्बाकामी। तीसरा, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगग लिपुत तिसत थे। कौन थे? मोगग लिपुत तिसत थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे जी? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसारण किया। नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ। कहाँ हुआ? केरल के कलाड़ी में हुआ। कब हुआ? 788 ईस्वी में हुआ। समाधि 820 ईस्वी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शिव सूत्र शंकराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक है। शंकराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो शिव सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य ज्ञान दर्शन पर बल दिया। नेक्स्ट, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते। नेक्स्ट पॉइंट है, बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किए। ठीक है। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन कौन किए? तो ये किए बल्लभाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ज्ञानेश्वर कौन थे जी? तो ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 18 नंबर है, भारत आने वाला अंतिम यूरोपियन कंपनी फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था जो अंतिम यूरोपियन कंपनी था भारत आने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब स्थापित हुआ? तो ये 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना किए। ठीक है। इस कंपनी की स्थापना कब किए? तो 1664 ईस्वी में। कौन किए? फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस का राजा लुई 14वां थे। ठीक है। उस टाइम फ्रांस के राजा कौन थे जी? लुई 14वां। नेक्स्ट पॉइंट, 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना भारत में सूरत में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? भारत में सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत आने वाला यूरोपियन कंपनी का समय। ठीक है। कब कौन आया? तो चलिए देखते हैं हम लोग। पुर्तगाली आया 1502 ईस्वी में, डच आया 1602 ईस्वी में, अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में, डेनिश आए 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी आए 1664 में और स्वीडन आए 1731 में। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जी। चलिए देखिए, अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्ठ को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? कनिष्ठ को जाना जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक
द्वितीय कनिष्ठ के बौद्ध धर्म में दिए गए योगदान के कारण कहा जाता है। ठीक है, अशोक द्वितीय को कनिष्ठ क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने बौद्ध धर्म में अपना योगदान दिए थे, इन्हीं की वजह से इन्हें कनिष्ठ कहा जाता है। कनिष्ठ को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्ठ को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय अशोक की उपाधि अशोक के पुत्र दशरथ ने धारण किए। कौन धारण किए? तो दशरथ ने धारण किए। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जी, जैन धर्म का अशोक राजा संप्रति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैन धर्म का अशोक राजा संप्रति को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संप्रति मौर्य वंश के शासक थे। संप्रति किस वंश के शासक थे? तो संप्रति मौर्य वंश के शासक थे। अब हम लोग का नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर है जी, इसका डिस्कशन करते हैं। मुहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया। कब किया जी? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान के गवर्नर अल हजाज के भतीजा और दामाद। ठीक है, ईरान के गवर्नर अल हजाज के भतीजे और दामाद। नेक्स्ट पॉइंट, मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। कब किया? 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस आक्रमण का कारण श्रीलंका से आ रहे बगदाद के खलीफा का उपहार समुद्री डाकू द्वारा लूट लेना था। ठीक है, इसका मेन कारण क्या था जी? तो इसका मेन कारण था श्रीलंका से आ रहे बगदाद के खलीफा का उपहार समुद्री डाकू द्वारा लूट लेना था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके कारण अल हजाज ने सिंध क्षेत्र का शासक दाहिर को जिम्मेवार माना। वास्तविक कारण राज्य विस्तार करना था। ठीक है, इसका मेन कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था राज्य विस्तार करना। अब हम लोगों का मेन पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, राबर के युद्ध में मुहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित किया। ठीक है, राबर के युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राबर के युद्ध मुहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें मुहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अरबों द्वारा जीत का प्रथम शहर भारत में देवल था। ठीक है, अरबों द्वारा जीत का भारत में पहला शहर कौन था? तो ये पहला शहर देवल था। नेक्स्ट पॉइंट, मुहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे जी? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे मुहम्मद गौरी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह से और अच्छे जीके जीएस की वीडियो बनाकर देते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।